Hello everyone, welcome to class number 88 of the chapter Programming using C। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। ओके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम क्यों यूज करते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम यूज करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त मेमोरी एलोकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ओके, तो वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कुछ प्री डिफाइंड या फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे कि मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री। ऐसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर बिल्ट इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए सी प्रोग्राम में। तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक। मैलॉक फंक्शन यूज करके हम कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैलॉक क्या है? ये मैलॉक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते वक्त? ओके, तो मैलॉक एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिक्लेयर किया गया है किस तरह के हेडर फाइल में। जितने भी बिल्ट इन फंक्शन, जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज करते हैं उसको कोई ना कोई हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया होता है। तो जिस तरह का बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं उसी तरह के हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक सेक्शन में हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके लिंक कर सकते हैं, और लिंक करके उस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं सारे बिल्ट इन फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में इजीली यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें मैलॉक फंक्शन को यूज करना है तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको डिक्लेयर किया गया है stdlib हेडर फाइल में, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन को। सो मैलॉक का फुल फॉर्म क्या है? मैलॉक का मतलब क्या है? मैलॉक का फुल फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन। ओके, एम फॉर मेमोरी, ये है एलोकेशन। सो मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनामिकली हम यूज करते हैं जिस तरह के बिल्ट इन फंक्शन को, उस तरह के बिल्ट इन फंक्शन को हम बोलते हैं मैलॉक फंक्शन। जिस तरह का बिल्ट इन फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जिस तरह के हेडर फाइल में, उस हेडर फाइल को हम बोलते हैं stdlib हेडर फाइल। ओके, समझ आ गया मैलॉक फंक्शन क्या है, ये किस तरह के हेडर फाइल में डिक्लेयर किए गए हैं, और इस तरह के फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, सो अगर हम हमारे प्रोग्राम में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैलॉक फंक्शन को, ये हमने देखा। सो वही लिखा है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डायनामिकली एलोकेट ए सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ contiguous memory, ओके, अकॉर्डिंग टू द साइज स्पेसिफाइड। ओके, मैलॉक फंक्शन को हम यूज करते हैं डायनामिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त मेमोरी एलोकेट करने के लिए। कितना मेमोरी एलोकेट करेगा? साइज हमने जितना स्पेसिफाई किया है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त, मतलब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त सपोज एक यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, तो उस वक्त उसको कितना वैल्यू स्टोर करना है, उतना वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, उतना ही स्पेसिफिक मेमोरी वो क्या करता है, एलोकेट करता है कॉन्टिगियस प्रोसेस में। कॉन्टिगियसली मतलब क्या कि जैसे कि एरे में हम क्या करते हैं, कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में भी जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो भी कॉन्टिगियस फॉर्म में क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, और कितना मेमोरी एलोकेट करता है? जितना वैल्यू हम प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हैं, प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उतना वैल्यू स्टोर करने के रखने के लिए जितना हमें मेमोरी स्पेस चाहिए उतना ही मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, जिसकी वजह से ना ही हमारा मेमोरी का वेस्टेज होता है, ना ही हमारा मेमोरी का शॉर्टेज होता है। ओके, समझ आ गया मैलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? मैलॉक फंक्शन को हम यूज करते हैं डायनामिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त मेमोरी एलोकेट करने के लिए, कॉन्टिगियस मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जितना मेमोरी हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त चाहिए। ओके, सो तो मैलॉक फंक्शन जबकि हम यूज करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनामिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, तो ये मैलॉक फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम में, उसका सिंटेक्स क्या है? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैलॉक फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे साइज, कि कितना साइज ऑफ मेमोरी हम एलोकेट करना चाहते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर
जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम डायनामिकली कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस मेमोरी एलोकेट जो हमने किया है या फिर उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, पॉइंटर्स के द्वारा। तो जो भी मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेथड में, तो उन मेमोरी को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा पॉइंटर। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पॉइंटर को, जो पॉइंटर क्या करेगा, हमने malloc फंक्शन यूज करके जो भी मेमोरी एलोकेट किया है उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस पास करेगा किसके पास, प्रोग्राम में कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के पास। ओके, पॉइंटर वेरिएबल के पास। तो पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, हमने जो मेमोरी एलोकेट किया है उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस पास करेगा किसके पास, प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंटर के पास, जिसके वजह से हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का या फिर एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस यूज करके क्या कर सकेंगे, एड्रेस यूज करके हम वहां पे मेमोरी उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में डाटा स्टोर कर पाएंगे, डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उन रिजल्ट को उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे। मतलब अगर हमने जो भी मेमोरी एलोकेट किया है डायनेमिकली, उन मेमोरीज को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटर्स को यूज करना पड़ेगा, ताकि पॉइंटर हमें अलाउ करता है उन एलोकेटेड मेमोरी को यूज करने के लिए, यूज करके उस एलोकेटेड मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए, उन एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर होकर रहा हुआ डाटा को एक्सेस करने के लिए वो हमें अलाउ करता है। ओके, सो malloc फंक्शन को हमने क्यों यूज किया, malloc फंक्शन को हमने यूज किया क्या रिजर्व करने के लिए, ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ, मतलब एक स्पेसिफिक साइज ऑफ मेमोरी एलोकेट करने के लिए या फिर रिजर्व करने के लिए हमने यूज किया malloc फंक्शन को। मेमोरी को रिजर्व करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी को अगर हम यूज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए, रिजल्ट निकलने के बाद रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में हमें पहले यूज करना पड़ेगा उन एलोकेटेड मेमोरी को। तो कोई भी मेमोरी अगर हम एलोकेट करते हैं डायनामिकली, तो उन मेमोरीज को हम हमारे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं किसके द्वारा, पॉइंटर के द्वारा, जिसके वजह से हमने यहाँ पे यूज किया है पॉइंटर। तो ये पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस हम इतना जानते हैं कि malloc फंक्शन यूज करके हम एक स्पेसिफिक साइज ऑफ मेमोरी रिजर्व करते हैं, और रिजर्व करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं पॉइंटर। और उन्हीं पॉइंटर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस हम पास करते हैं प्रोग्राम के अंदर और एक पॉइंटर के पास, जिसकी वजह से वो पॉइंटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस यूज करके वहां पे डाटा स्टोर कर सकता है, वहां से डाटा एक्सेस कर सकता है। इतना समझ आ गया। ओके, कि हम क्यों यूज करते हैं malloc फंक्शन को, तो एक एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया malloc फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ पे लिया 100 मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, रन टाइम में अगर आप नंबर लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो। यहाँ पे आप n लेके यूजर जितना मेमोरी एलोकेट करना चाहता है उतना मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हो। सपोज मुझे क्या करना है, 100 वैल्यूज के लिए मेमोरी एलोकेट करना है। किस तरह का वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। ओके, तो एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करने के लिए अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 4 बाइट। तो अगर मुझे 100 फ्लोट वैल्यूज स्टोर करने हैं, तो 100 फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा, 400 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। ओके, तो malloc फंक्शन यूज करके अगर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम कितना वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं और किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। ओके, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप। तो वो क्या करेगा, फ्लोट का साइज कितना है, 4 बाइट, इसको मल्टीप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर नंबर के साथ कि हम कितना वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। कितना हुआ, 400 बाइट। तो वो क्या करेगा, 400 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा। ओके, डायनामिकली। और डायनामिकली उस पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी को अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, फ्लोट वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं। रिजल्ट जो निकलेगा फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, फ्लोट, जिसकी वजह से वो क्या करेगा,
ये पॉइंटर हमें अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में या फिर इस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में फ्लोट वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो वही लिखा है, द एबव स्टेटमेंट एलोकेट्स 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 400 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व किया। ओके, क्यों 400 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व किया? क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करेंगे, किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे? फ्लोट, और फ्लोट का साइज कितना होता है? 4 बाइट। तो अगर हमें 100 फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है और एक फ्लोट वैल्यू अगर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो 100 ठो फ्लोट वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेंगे? 400। तो इसीलिए ये 400 मेमोरी स्पेस एलोकेट किया है। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, 400 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट करने के बाद वो क्या करेगा, पॉइंटर पीटीआर को उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस पास करेगा, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके हम उन एलोकेटेड मेमोरी को यूज करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके वहां पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, वहां से डाटा को लेके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। बट अगर हम मेमोरी एलोकेशन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे कि अगर हम सिंटेक्स गलत लिख लेते हैं या फिर अगर उतना मेमोरी स्पेस ब्लैंक नहीं है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस वक्त अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाता डायनामिकली, अगर हम मैलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो पॉइंटर को क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर कोई पॉइंटर नल वैल्यू स्टोर करता है तो उस तरह के पॉइंटर को हम बोलेंगे नल पॉइंटर। ओके, समझ आ गया। मेमोरी एलोकेशन मेथड या फिर मैलॉक फंक्शन हम यूज करते हैं क्यों, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो अगर डायनामिकली मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो गया तो वो क्या करेगा, जो मेमोरी हमने एलोकेट किया उस पर्टिकुलर मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस जो है वो एड्रेस तो वो पॉइंटर के पास करेगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम के कारण मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रहा डायनामिकली, तो उस वक्त पॉइंटर के पास किस तरह का वैल्यू जाएगा, नल वैल्यू। और जिस तरह का पॉइंटर नल वैल्यू स्टोर करके रखता है उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं नल पॉइंटर। समझ आ गया। तो यहाँ पे और एक टर्म था कि वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है कौन, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है मैलॉक फंक्शन। ओके, तो मैलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन को यूज करते हैं हम एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए। मैलॉक फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि वो मेमोरी एलोकेट करेगा, उसको ये नहीं पता कि किस तरह का वैल्यू हम स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, किस टाइप का, मतलब किस तरह के डाटा टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, इसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। मैलॉक फंक्शन डजंट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज पॉइंटिंग टू। उसको किस तरह के वैल्यू को पॉइंट करना है, उसको किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, उसको कोई भी आइडिया नहीं है। किसको, मैलॉक फंक्शन को। तो मैलॉक फंक्शन को जबकि कोई भी आइडिया नहीं है कि हम जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वहां पे किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे, तो वहां पे हम किसी भी तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर मेमोरी जो भी हमने एलोकेट किया है उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन को अगर हम यूज करना चाहते हैं किसी भी तरह का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो वहां पे वॉइड पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वॉइड पॉइंटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जबकि मैलॉक फंक्शन को नहीं पता कि हम किस तरह का वेरिएबल का वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, किस टाइप का वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो इसीलिए उस तरह के पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वॉइड पॉइंटर। क्योंकि वॉइड पॉइंटर हम तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता हमारे मेमोरी लोकेशन में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो वॉइड पॉइंटर अगर हम यूज करेंगे तो वो हमें अलाउ करेगा जिस भी तरह का वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उसी तरह का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। ओके, क्योंकि वॉइड पॉइंटर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंटर में जिस तरह का वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन में या फिर उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में। ओके, तो वही लिखा है, इट merely allocates memory requested by the user without knowing the type of data to be stored inside the memory। ओके, तो ये मैलॉक फंक्शन क्या करता है, यूजर जिस हिसाब से रिक्वेस्ट भेजता है उसी हिसाब से मेमोरी बस एलोकेट कर लेता है। उसको ये नहीं पता होता कि किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो जबकि उसको आइडिया ही नहीं है वो किस तरह का वैल्यू हम स्टोर करेंगे, तो वो पॉइंटर जो रिटर्न करेगा
किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसको जब पता ही नहीं कि किस तरह का वैल्यू हम उसमें स्टोर करेंगे, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे, तो वो किस टाइप का पॉइंटर यूज करेगा उसको कैसे पता चलेगा। तो जिसके वजह से वो रिटर्न कर लेता है वॉइड पॉइंटर, जिसके वजह से वो यूजर को अलाउ करता है कि यूजर जिस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता है वो वॉइड पॉइंटर को उस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्टिंग कर दे, और कन्वर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके क्या कर सके, वैल्यूज को उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन में या फिर एलोकेटेड मेमोरी में क्या कर सके, स्टोर कर सके। ओके, वही लिखा है कि वॉइड पॉइंटर हम जब यूज करते हैं तो वॉइड पॉइंटर को इजीली हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट कर सकते हैं मतलब क्या, इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और भी दूसरे टाइप के पॉइंटर में। जिस तरह का वैल्यू हम वहां पे स्टोर करना चाहते हैं उसी टाइप में हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर को टाइप कास्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है फ्लोट। फ्लोट मतलब मैंने यहाँ पे वॉइड पॉइंटर को टाइपकास्ट कर लिया है फ्लोट डाटा टाइप में, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में या फिर एलोकेटेड मेमोरी में किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है। इसीलिए मैंने वॉइड पॉइंटर को यहाँ पे टाइपकास्ट करके कर लिया किस तरह का डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप वाला पॉइंटर। समझ आ गया। तो अभी देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें पता चल गया मेलॉक फंक्शन हम यूज करते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं इतना पार्ट। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन में, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम ये पार्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम यहाँ पे पास करते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम पास करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंटर के पास। उसके बाद वो पॉइंटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डायनामिक मेमोरी को, एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करता है, और पॉइंट करने के बाद क्या करता है, हमें अलाउ करता है उस पॉइंटर को यूज करके उन डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए, जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी डाटा है, उन डाटा को वहां पे स्टोर करके रखने के लिए। ओके, समझ आ गया। तो चलिए अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट stdio हेडर फाइल, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे stdlib हेडर फाइल। इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है, malloc फंक्शन के लिए, क्योंकि malloc फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है stdlib हेडर फाइल में। ओके, उसके बाद मैंने शुरू किया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया एक वेरिएबल i, एक n और एक लिया ptr। ओके, तो किस वेरिएबल को क्यों लिया हमने एक एक करके आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट मैंने लिया है n वेरिएबल, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम यूजर से कितना नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यूजर को हम कितना नंबर ऑफ वैल्यू यूजर इनपुट करना चाहता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए यूजर से हमने लिया एक वेरिएबल n। तो यूजर पहले इनपुट करेगा कि मुझे 3 ठो इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है, 5 ठो वैल्यू इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है, 10 ठो इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है। वो कितना नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको यूजर को अलाउ करने के लिए, इनपुट करने के लिए उसके लिए हमने यूज किया एक वेरिएबल n। ओके, तो यूजर ने सपोज इनपुट किया कि मुझे 4 ठो इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है। तो 4 ठो इंटीजर वैल्यू अगर उसको इनपुट करना है तो उस पर्टिकुलर 4 इंटीजर वैल्यू के लिए मेमोरी स्पेस डायनामिकली अगर हम एलोकेट करना चाहते हैं, ओके, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर हम एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे malloc फंक्शन। तो malloc फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, n। ओके, n मतलब n का वैल्यू यूजर ने जो इनपुट किया, सपोज यूजर ने इनपुट किया है 4, तो n का वैल्यू कितना है 4। देन साइज ऑफ इंट, इंट का साइज क्या है, इंट का साइज प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग होता है। सपोज मैं जो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर यूज कर रहा हूं वहां पे मेरा इंट का साइज है सपोज 4 बाइट। ओके, सो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 बाइट। तो वो क्या करेगा, जो 4 वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, 4 इंटीजर वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा उसके लिए वो रिजर्व करेगा कितना, उसके लिए वो रिजर्व करेगा 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के बाद यहाँ पे इन 16 बाइट्स में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, इन 16 बाइट में हम स्टोर करके रखना चाहते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर लिया वॉइड पॉइंटर को इंट टाइप में। उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर एड्रेस के फर्स्ट एड्रेस को पास कर लिया पॉइंटर के पास। तो पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन या फिर एलोकेटेड मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस को। उसके बाद हम देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन हुआ है कि नहीं। अगर मेमोरी एलोकेशन हुआ है तो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी के एड्रेस को,
और अगर मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है तो पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको? नल वैल्यू को। मतलब वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। अगर हम पॉइंटर को प्रॉपरली कोई भी मेमोरी एलोकेट करके एड्रेस पास नहीं करते तो वहां पे वो नल वैल्यू को पास करते हैं। तो अगर वो पॉइंटर नल वैल्यू स्टोर किया है, मतलब उस पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस होने की जगह अगर नल वैल्यू है, तो उसका मतलब पता चल गया हमें कि मेमोरी अवेलेबल है ही नहीं, मेमोरी स्पेस खाली है नहीं, जिसकी वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एग्जिट फंक्शन यूज करके वहीं पे ही हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ओके, बट अगर मेमोरी एलोकेट हो गया है, अगर वहां पे हम जिस पर्टिकुलर मतलब डायनामिकली मेमोरी जो एलोकेट करना चाहते हैं, अगर मेमोरी एलोकेट हो गया है और उस पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस को अगर हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे अभी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी को, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को यूज करके वहां पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहेंगे। तो वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए वहां पे हमने यूज किया पहले फॉर लूप का, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, क्योंकि n का वैल्यू मैंने एग्जीक्यूशन करते वक्त 4 इनपुट किया है। तो वो चार इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फॉर लूप का। तो फर्स्ट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0। तो अगर मुझे 4 वैल्यू इनपुट करना है तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3। ओके, सो मुझे फर्स्ट 0 में स्टोर करना है, फिर 1 में स्टोर करना है, फिर 2 में स्टोर करना है, फिर 3 में स्टोर करना है। ये 4 मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी में मुझे डाटा को स्टोर करना है। सो फर्स्ट जो एलोकेटेड मेमोरी है, वहां पे जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इनपुट करूंगा, तो पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि अभी जो भी इंटीजर वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हो इनपुट करो। तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे जो भी वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हो इनपुट करो। यूजर वैल्यू जो इनपुट करेगा उस वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। ओके, उसके बाद उस पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं क्या, ptr प्लस i। सो ptr जबकि एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस को स्टोर करके रखता है, तो स्कैनफ फंक्शन में जबकि हम m% यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने तो m% यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा लौता एड्रेस, ऐसा एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो जो वेरिएबल खुद एड्रेस को स्टोर करके रखा है, जो खुद ही एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे एम्परसेंड सिंबल की जरूरत नहीं है। कोई नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वहां पे हमें एम्परसेंड सिंबल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ptr प्लस i। सो ptr पॉइंट कर रहा है डायनामिक मेमोरी जो एलोकेटेड मेमोरी है उसके फर्स्ट एड्रेस को। उसके बाद मैंने i का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 0। तो फर्स्ट i का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे सपोज इस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस है 1000। ओके, तो उसके साथ अगर मैंने 0 ऐड किया तो क्या आएगा, वही सेम आएगा। मतलब हमारा पॉइंटर पॉइंट करेगा वही फर्स्ट मेमोरी स्पेस को, फर्स्ट एलोकेटेड मेमोरी को, और वहां पे वो हमें अलाउ करेगा वैल्यू इनपुट करने के लिए। और जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगा इस पर्टिकुलर एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज मैंने वहां पे वैल्यू इनपुट किया 52, तो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 52। ओके, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो i का वैल्यू 1 होने के बाद फिर से हमें दिखाएगा एंटर एन इंटीजर, फिर और एक इंटीजर इनपुट करो। उसके बाद ptr का वैल्यू कितना है, 1000, i का वैल्यू कितना है, 1। तो जैसे कि हमने पॉइंटर एरिथमेटिक पढ़ते वक्त पढ़ा था, कोई भी पॉइंटर के साथ अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या, कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जिस तरह का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, उस वेरिएबल का डाटा टाइप जो है, वो डाटा टाइप का साइज जितना है वो उतना साइज रिजर्व करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया आई का वैल्यू क्या है अभी, 1। और यहाँ पे हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। और यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहे हैं, 4 बाइट। तो यहाँ पे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओके, इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 1000 था, 1000 प्लस 4 कितना होगा, 1004। तो नेक्स्ट मेमोरी स्पेस जो हम अभी पॉइंट कर रहे हैं वो क्या है, 1004। मतलब अभी जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पे, 1004 एड्रेस में। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट किया 65, तो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 65। ओके, फिर ऊपर जाएगा, अभी आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। ओके, फिर दिखाएगा एंटर एन इंटीजर, फिर आएगा ptr प्लस i। ptr का वैल्यू कितना है, 1000, i का वैल्यू अभी कितना है, 2। और यहाँ पे हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर। और कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है एक इंटीजर वैल्यू, 4 बाइट। सो यहाँ पे जबकि i का वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 अगर करेंगे तो कितना होगा, 8। मतलब 1000 प्लस 8,
तो नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा 1008 और नया जो एड्रेस आया उस पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करेगा नया वैल्यू। सपोज मैंने नया वैल्यू स्टोर किया है 72, तो यहाँ पे वो स्टोर करेगा 72। ओके, फिर जाएगा आई ऊपर, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अभी कितना हो गया 3। सो पीटीआर अभी कितना है 1000, आई का वैल्यू अभी क्या है 3। हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इंटीजर, सो 3 into 4, 3 into 4 कितना 12, सो 1000 प्लस 12 नया एड्रेस आ गया। नया एड्रेस पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस में अभी जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, सपोज मैंने स्टोर किया 85, तो उस 85 को स्टोर करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस में। हो गया, फिर जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 4। ओके, सो 4 लेस देन n, 4 लेस देन n, n का वैल्यू मैंने क्या दिया है 4 दिया है, 4 लेस देन 4, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो और वो अंदर नहीं आएगा फॉर लूप के अंदर, सीधा जंप करके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू हमने जो डायनामिकली एलोकेट किया था मेमोरी, हमने वहां पे वैल्यू स्टोर कर लिया। वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू वहां पे स्टोर हुआ है कि नहीं, तो उस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहेंगे। तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फिर से हमें फॉर लूप चाहिए। जब हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं फॉर लूप यूज करके, तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए भी हमें फॉर लूप चाहिए। वही से हम फॉर लूप यूज करेंगे, फिर से वहां पे यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। ओके, तो जबकि हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d, और कोई भी एक पॉइंटर के अंदर जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं उन वैल्यूज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, पॉइंटर्स में जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। ओके, तो एस्ट्रिक सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया है। तो एस्ट्रिक ptr प्लस आई, ptr प्लस आई मतलब आई का वैल्यू क्या है अभी 0, 1000 प्लस 0 1000, तो 1000 में क्या वैल्यू है 52, तो फर्स्ट प्रिंट करेगा 52। ओके, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू होगा 1, 1 मतलब क्या 1 इंटू द डाटा टाइप, मतलब जो जिस तरह का वैल्यू हमने वहां पे स्टोर किया है उसका डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है इंट, इंट का साइज क्या है 4, 1 इंटू 4, 4000 प्लस 4, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो डाटा है उसको प्रिंट करेगा 65। फिर 1000 प्लस 8 72, 72 प्रिंट करेगा, फिर 1000 प्लस 12, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा 85। हो गया, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तब तक जितना वैल्यू स्टोर हुआ था डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी में उस वैल्यू को उसने प्रिंट किया। ओके, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में पहले वो मांगेगा हमें एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स, मैंने यहाँ पे दिया 4, तो वो क्या करेगा, जबकि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें मेमोरी स्पेस रिजर्व करना है, तो मैलॉक फंक्शन में हम क्या लिखे n इंटू साइज ऑफ इंट। तो सपोज इंटीजर का साइज है 4 बाइट और n की जगह पे हमने इनपुट किया 4, 4 इंटू 4 कितना 16, तो वो क्या करेगा 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा डायनामिकली। 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू स्टोर करेंगे उन एलोकेटेड मेमोरी में। एलोकेटेड मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया फॉर लूप। फॉर लूप यूज करके हमने 1 बाय 1 उन पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी में हमने वैल्यू स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उन एलोकेटेड मेमोरी से हमने वैल्यू एक्सेस किया, अगेन वही पॉइंटर नेम को यूज करके, जिस पॉइंटर नेम को यूज करके हमने वहां पे वैल्यू को स्टोर किया था। ओके, जिसके बाद जिसके जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर किया था वही वैल्यू को उसने हमें एज ए आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया। ओके, तो पता चला मैलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन को हम कैसे यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके हम डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद उन वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है मैलॉक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।